बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान आप सब लोगों का बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दुआएं हैं ढेरों आप सभी के लिए कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से भी इल्तमास यही है कि जब भी नमाज का एहतमाम करें हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। आगाज़ तो आपको पता है कि एज़ यूजुअल हम अच्छी बात से करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में कुछ हम स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि रोज़े रख रहे हैं बहुत सारे लोग। पानी की कमी भी हो जाती है, पेट ख़राब होने के बहुत सारे इशूज़ पता चल रहे हैं क्योंकि आप लोग अफ्तारी में खा भी इतना लेते हैं। नौरिये तो वैसे ही माशाल्लाह प्रॉपर तैयारी के साथ अफ्तारी अपनी करते हैं। सारा दिन जैसे उठते हैं तो अफ्तारी की तैयारी में लग जाता है। खैर, परेशान आपने नहीं होना। एहतियात तो हर सूरत ज़रूरी है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है तो इसका हल क्या है, एहतियात क्या करनी है, आगे चल के 11:05 पर आपके साथ शेयर करेंगे। हेल्दी टिप भी होगी और इसके साथ साथ दीगर सेगमेंट्स भी होंगे, खबरें भी होंगी। जी, मौजूदा सूरत हाल हम कैसे भूल सकते हैं, जो सब कुछ सैटरडे को सियासी सूरत हाल रही उस पर भी हमने नज़र डाल ली है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अच्छी बात से। करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान के महीने में ग़ीबत से भी इज्तिनाब करना, झूठ से भी इज्तिनाब करना। आजकल हमारे मुसलमान भाई, हमारी बहनें घंटों हाथ ज़ाया कर देती हैं ग़ीबत करने में और झूठ बोलने में, और जब उनसे पूछा जाता है ये क्या कर रही हैं तो जवाब दिया जाता है हम टाइम पास कर रहे हैं। हम दुनिया में टाइम पास करने के लिए नहीं आए, हम तो अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। इसलिए मेरा पैगाम ये है, ग़ीबत से और झूठ से और चोली से इज्तिनाब करते रहना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। आज की खबरें क्या हैं, टॉप स्टोरीज क्या हैं। पहली खबर, वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब की छुट्टी करा दी। उमर सरफराज चीमा का ओहदा छोड़ने से साफ इनकार। काले कपड़े वाले कौन थे, असेंबली में कैसे घुसे, आईजी पंजाब के हुक्म पर तहकीकात शुरू। शहर में गैर इलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, रोजेदारों को शदीद मुश्किलात। सस्ता रमजान बाजार शहरियों के लिए दर्द-ए-सर, रमजान बाजार में शहरी चीनी के लिए ख्वार। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। खबरों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। रोजे कैसे गुजरे? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। लोड शेडिंग के बावजूद देखें, वो लोड शेडिंग तो भी साथ साथ चल रही है। वो आपके सामने रिपोर्ट भी आई होगी जो प्राइम मिनिस्टर को दी गई। साबिक हुक्मरानों ने क्या किया कि आप फर्नेस भी नहीं ले गए, LNG इंपोर्ट जो है उसका टेंडर अच्छा, बाइशा कह रही है यहीं पे ब्रेक लगा लें क्योंकि ये वाली खबर अभी हमने आगे जाके करनी है, तो फिर आपने डिटेल में बताना है कि असल प्रॉब्लम क्या है। पहली खबर क्या है जी, हमारे पास लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। वजीर आज़म ने गवर्नर पंजाब की छुट्टी करा दी, उमर सरफराज चीमा का ओहदा छोड़ने से इनकार। जी शाहिद सिप्रा साहब। देखिए, मुझे इनकार की नहीं समझ आ रही कि आपने असम्बलियों से भी इस्तीफे दे दिए, आपके MNAs जितने हैं वो इस्तीफे दे चुके हैं, आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी इस्तीफे दे चुके हैं। उसके बावजूद एक सूबा पंजाब में इंतखाब भी हो गया है, वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब भी हो गए हैं। उसके बाद कहें कि मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ। अब इस अदम एतमाद और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इसमें मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं समझ आई कि आप एक तरफ कहते हैं कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरी रवायात को बरकरार रखना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में हालात रहे हैं, आइन कानून की बालादस्ती कहाँ आपको नजर आई है शायद सिप्रा साहब? थोड़ा सा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी पे बात करने जा रहा हूँ
कि ऐलानात तो यही किए जाते हैं कि जमहूरियत जो है उसको परवान चढ़ना चाहिए, जमहूरी इक़्तिदार को आकर हमने चलना है, लेकिन वो नहीं है। ये तो अब सोशल मीडिया की गेम सारी रह गई है कि जिसमें सोशल मीडिया के कारकुन जो हैं या सोशल मीडिया सेल जिसका एक्टिव है वो समझते हैं कि हम लोग जो हैं इक़्तिदार में, हमारे साथ अवाम है। अदरवाइज़ जो मुक़द्दस ऐवानों में बात होती थी अब उससे ये लोग निकलते जा रहे हैं। हमेशा अल्टीमेटली फ़ैसला आपके मुक़द्दस ऐवान ने ही करना है, उसी जगह पर आके आपने जो वोटिंग है वो करवानी, उसके बाद फैसला होगा। मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि ये हुकूमत जो है इसको लाया गया है या जिस तरीके से मर्जी लाया गया है, तो फिर उनके गवर्नर पंजाब अभी तक क्यों बैठे हैं? फिर सदर ममलिकत अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? सही। फिर दीगर जो सूबे हैं वहां पर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? सही। फिर सबसे दें रिजाइन, आप घर बैठे, आप अपनी इलेक्शन कंपेन करें, हुकूमत साल चले, 1.5 साल चले, जब नए इलेक्शन हो, निगरान सेटअप जब भी अनाउंस हो, उस वक्त तक आप इंतजार करें। हो सकता है ज़िमनी इंतखाब होना शुरू हो जाए, जहाँ से आप सीटें छोड़ें ज़िमनी इंतखाब का फैसला किया जाए कि यहाँ पे आप ज़िमनी इलेक्शन होगा, उसके बाद जो आएगा उसको देखा जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि आप पूरी कौम जिसका नाम आप लेते हैं कि 22 करोड़ आवाम हमारे साथ है या 22 करोड़ आवाम देख रही है, आप 22 करोड़ आवाम को दिखा क्या रहे हैं? सही। एक तरफ आप सियासत कहते हैं कि वो जमहूरी रवायात के तहत होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप अपनी नशिस्तों पर, आप अपने जो आपके पास जो ओहदा है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब एक वोटिंग होगी उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए, आपने नहीं लेना था उनसे हलफ, आप रिज़ाइन करते, छोड़ देते, और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, उनसे रिज़ाइन हो जाता, वो आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पंजाब के बन जाते हैं। अब क्या है कि वज़ीर आज़म ने तो इनको हटा दिया, ठीक है, वो आगे से उनका जो बयान आया वो भी ठीक है, आइन के तहत तो यही है, कानून तो यही है कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे और सदर ममलिकत उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वो डी नोटिफाई होंगे और यहाँ से चले जाएंगे। मुझे ये बताएं, तो फिर आप इस तरह की क्यों बात करते हैं कि हम ये इस तरह की हुकूमत लाई गई है? अच्छा, ऐसी हुकूमत के साथ अभी आप गवर्नर भी रहना चाह रहे हैं और फिर अपना ओहदा भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। आप उसी खत पे खेलें, आप उन्हें जलसे जुलूसों पे निकलें, लिबर्टी चौक को बंद करें, मीनार पाकिस्तान में भी जलसा करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ भी जलसा होगा, कराची में भी कर रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 22 करोड़ आवाम के साथ जो महंगाई की गई, उनके जो मामलात ज़िंदगी हैं और जो उनको मुतासिर किया गया उनका बजट, उस पर आज तक मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर जो हैं एक्स, उन्होंने कोई बात की है? इमरान खान साहब ने सिवाय अपने सियासत बचाने के जितने जलसे किए हैं उसमें किसी जगह पर उन्होंने ये बताया कि आपके शायद ज़रूरिया की कीमतें क्यों बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत को मुस्तहकम किया गया। यही मसाइल रहे हैं थ्रू आउट इमरान खान। देखो ना, मैं ये कहता हूँ कि आम जो वाटर सपोर्टर है, अच्छा फिर माजरत के साथ जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके जलसे जुलूसों में आते हैं, उनका फैमिली मेंबर कोई ना कोई बैरून मुल्क है, वहां पर वो मुकीम है, ठीक है, मेजॉरिटी सपोर्टर वो लोग हैं इनके साथ। बिल्कुल गरीब आदमी जिसने हमारे पास 60 to 70% जो लोग हैं गरीब और मतवसत तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है या फिर छोटा कारोबार है उनका, वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा। उनकी अगर रोजाना की बुनियाद पर एक चीज की कीमत को बढ़ाया जाए, या आपकी चीनी ले लें, आटा ले लें, पेट्रोलियम मसनूआत ले लें, बिजली ले लें, गैस के बिलों की बात कर लें, किसी चीज के मुझे बताएं किसी जगह पे रिलीफ मिला है? नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में अब आप इलेक्शन की तैयारी जरूर करें, लेकिन ये ओहदे लेकर बैठ जाना कि मैं तो आप सदर ममलिकत डी नोटिफाई करेंगे, तो भाई आपको तो चाहिए था कि जब आपने कहा कि ये मुसल्लत की गई गवर्नमेंट, आप मुसल्लत करदा गवर्नमेंट के साथ रुके ही ना, आप फौरन रिजाइन दे और चले जाएं। मेरे ख्याल में सदर साहब को भी दे जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। अब जो जिस कुर्सी पे बैठ गए हैं, जिस कुर्सी पे अब थोड़ा टाइम तो उसको इस पे एंजॉय करना नहीं, 3.5 साल जो उन्होंने मार्का मार लिया, अभी 2-4 दिन या 5 दिन। मुझे ये बताएं, अभी जो इलेक्शन हुआ है असेंबली का या कौमी असेंबली का हुआ था, 1 हफ्ता डिले कर लें या इस तरह के मामला करके 10 दिन आप डिले कर लेंगे, अल्टीमेटली होना वही है जो आइन में मौजूद है। हमजा शहबाज ने हलफ उठाना है, उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब काम करना है, इससे तो कोई चीज दूसरी है नहीं। आपका सेट पैटर्न है, आइन जिस चीज की परमिशन दे रहा है उसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमने अगली खबर की तरफ आना है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।
खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से, और अगली खबर की तरफ हम चलेंगे। खबर क्या है जी, काले कपड़े वाले कौन थे, असम्बली में कैसे घुसे, आईजी की जानिब से तहकीकात का हुक्म। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से सीसीटीवी फराहम न करने पर पुलिस ने मोबाइल फुटेजेस से शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। ओवरऑल जो सूरत हाल रही, हम सब लोगों ने देखा, वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। शायद से प्रसाद क्या कहेंगे? देखें, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस बात की तहकीकात बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि यहाँ से जो गैर मुतलका लोग हैं उनको लाया गया, उसके साथ मुस्लिम लीग क्यू जो है वो भी यही कह रही है, और स्पीकर हमारे जो पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी यही फरमा रहे हैं कि गैर मुतलका लोग जो हैं और जो MPs हैं उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। और फिर जो वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ मोबाइल्स की, आप उसमें देख भी सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो आए हैं और उसके बाद ये मामला सारा ख़राब हुआ है। इससे तो ये लग रहा था कि जो वोटिंग होने जा रही है, और उससे कबल जो सियासी बयानात भी सामने आ रहे थे, उससे यही तासुर मिल रहा है कि इस जो असम्बली का सेशन था या वोटिंग का अमल है, इसको सबूताज करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे कोई इंतशार फैले, यहाँ पे कोई मामला गड़बड़ हो, ताकि ये जो इजलास है ये मुलतवी हो और उसकी बुनियाद पर। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि आज इजलास होगा, चूँकि अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक ही होगा। जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो आपने वीडियोस देखी होंगे कि उनको जो बाल पकड़ के ख़वातीन ने पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं, 200-250-300 लोग हैं जिनको करोड़ों लोग जो हैं इलेक्ट करते हैं, इस बुनियाद पर कि हमारे नुमाइंदे हैं, ये इसी ऐवान में जाकर हमारे लिए कानून साजी करेंगे। हंगामा राय के वाक़यात हुए, लेकिन ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या। देखिए मेरी बात सुने, जमहूरी अमल तो ये होता है कि आप बैठें, अगर आपके पास अक्सरियत है तो ठीक है। आप खुद कह रहे थे कि हमारे पास अक्सरियत है, दोनों जमातों का दावा था कि हम लोग अक्सरियत के साथ आएंगे, हमारी नंबर गेम पूरी है। तो मेरे ख्याल में आप बैठें और इसका एक ही हल था कि वोटिंग करवाएं, जिसके पास नंबर पूरे हैं वो अपनी हुकूमत बनाए और जिसके पास पूरे नहीं अपोजिशन में बैठ जाए। ये सिंपल सा था, लेकिन इसको इस तरह करके तशद्दुद का निशाना बनाना। अच्छा, अब क्या है कि CCTV जो फुटेजेस हैं वो भी नहीं दी जा रही। मेरे ख्याल में फौरी तौर पर वो दे देनी चाहिए, ताकि इस बात की निशानदेही हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए कि ये सारा मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ, किस तरह ये चीज़ें की गई। फिर मुझे ये बताएं कि ये जो लोटा है इसको लेकर असम्बली में किस तरह अरकान असम्बली पहुंचे। असम्बली की तो अपनी सिक्योरिटी होती है, इवन सहाफियों का दाखिला बड़ा मुश्किल से होता है, जिनको कार्ड दिया होता है वो जा सकते हैं। फिर रुकन पंजाब असम्बली जो आ रहे हैं, तो ये कहीं इस तरह और इतनी बड़ी तादाद में ये चीज़ें जो है लेकर आपके ऐवान में पहुंच गए, तो किस तरह हुआ? इसका क्या मतलब था कि कोई असम्बली का अपने जो लोग थे, जो सेक्रेटेरिएट था, जो अपनी मैनेजमेंट है असम्बली की, वो लोग भी मिली भगत में शामिल थे। वो भी चाहते थे कि इस तरह का मामला कोई हो। और फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये लोग नहीं चाहते थे कि ये जो आज की वोटिंग का अमल है ये हो, इसकी वजह से इस तरह का जो गैर जमहूरी रवैया है वो अपनाया गया। मेरे ख्याल में ये जितना भी मामला हुआ, डिप्टी स्पीकर की खबर जो है वो भी ऐड कर लेते हैं जी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सिक्योरिटी चीफ समेत 4 अफसरान मुअत्तल किए गए हैं। आपका सिक्योरिटी इंचार्ज इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। जो हालात क्रिएट हुए, मेरे ख्याल से ये बनता था, सिक्योरिटी इंचार्ज की मुअत्तली बहुत ज़रूरी थी। शायद से साहब देखें, अब इसकी शफाफ तहकीकात होंगी। अगर उसमें ये आ जाता है कि सिक्योरिटी की वजह से ये मामला ख़राब हुआ और प्राइवेट लोग ऐवान तक पहुँचे और उनकी जानिब से इस तरह की हंगामा आराई की गई और मामला को ख़राब किया गया, तो मेरे ख्याल में दोनों जमातों की तरफ से, अपोजिशन भी और हुक्मरान, दोनों जमातें जो हैं इस बात पर ज़रूर मुत्तफिक हूँ कि इस बात की तहकीकात हो के आवाम के सामने लाया जाए जी, ताकि अब जो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें आ रही हैं कि चौधरी साहब को किसने तशद्दुद का निशाना बनाया, नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने किसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद डिप्टी स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाने कौन लोग हैं, मुझे बताएं। वो तो वीडियोज़ में वाज़े है। आपके क्यू लीग के एक वज़ीर साहब जो हैं वो भी वाज़े नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल उनके बाल नोचे जा रहे हैं। मुझे बताएं कि आप एक तरफ कहते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आई है, फिर अदालत उनको हुक्म देती है कि आप जाके आपने इस वोटिंग करवाएं। अदालती हुक्म की रोशनी में वो वोटिंग करवाने जा रहे हैं और वोटिंग भी एक जमहूरी अमल है, उसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में IG साहब ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। CCTV फुटेजेस जो हैं मेरे ख्याल में ये शायद अभी तो ना हो सके, लेकिन जब ये हमजा शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आला का जब मेरे ख्याल में हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद ये वीडियो सब दे देनी चाहिए और इसकी पुलिस को तहकीकात। अच्छा, फिर देखें
आप कहते हैं कि ऐवान के अंदर पुलिस किस तरह आ गई। अच्छा चले आ गई पुलिस, मामला ख़राब हो रहे थे, वो ऐसा इदारा है, ऐसा महकमा है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जिसने हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप वर्दी पर हाथ उठा रहे हैं, इससे बड़ा जुर्म नहीं है। देखें, ये इंसान पर हाथ उठाना ये और बात है। बेसिकली जो रिस्पेक्ट किस चीज़ की है, आप इज्जत किसकी कर रहे हैं? एक सड़क पे दो लोग खड़े हैं, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपके लिए वो आप उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे। इसलिए मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म पर हाथ जो उठाया गया, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये दोनों जगहों पे तहकीकात हों और फिर मामला आवाम के सामने लाया जाना चाहिए था कि ये किस तरह हुआ, क्यों किया गया। अब चूंकि दोनों तरफ से इल्ज़ामात आ रहे हैं, कारकुन जो हैं उनको नहीं मालूम कि नवाज़ लीग ने किया या क्यों लीग ने किया, तो तहकीकात के बाद अब देखते हैं पुलिस क्या इसका सामने रिपोर्ट बनाती है, लेकिन तहकीकात बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली इसकी तहकीकात होंगी। फुटेजेस जो हैं वो जो हैं जब तक सीसीटीवी फुटेजेस से तमाम वहाँ से कलेक्ट नहीं की जाती, तब तक इसके तमाम तर हक़ाइक़ खुल के सामने आएंगे भी नहीं कि इसमें कौन मुलव्विस था और कौन जिम्मेदार था इस तमाम तर सूरत हाल का। ऑल्दो शाहिद सिप्रा साहब, हम लोगों ने जब सैटरडे को इसकी कवरेज की तो बार बार एक चीज़ हमारे रिपोर्टर जो वहाँ पे मौजूद थे कवर कर रहे थे, बता रहे थे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अगर इतनी सख्त सिक्योरिटी हो और इस तरह के हालात हो जाएं, तो सवालिया निशान आपकी सिक्योरिटी पे भी है ना। फिर तो उनको भी आपको लाइन हाजिर करना चाहिए ना, जो आपके तमाम सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद थे। देखे, मेरे सुनने में तो ये भी आया था कि शायद सराउंडिंग में उन्होंने 144 भी शायद एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ठीक है ना जी। 144 लगाने का क्या मकसद था कि 4 से 5 लोग एक जगह पे जमा ना हुआ, इकट्ठे ना हो, और उसका इसके नफाज का बुनियादी मकसद भी यही था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है इसको काबू किया जा सके। मुझे बताएं, कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जहाँ पर आप थंब भी उठा रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जहाँ पर काली वर्दियों में जो मलबूस लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, आप उनको भिजवा भी रहे हैं। तो इन बात की तहकीकात होनी चाहिए ना कि ये किस तरह हो रहा था। अगर सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल थे तो इसका क्या मतलब था कि सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने अंदर आना था, या फिर असम्बली का अपना जो स्टाफ है जिसमें सिक्योरिटी है या दीगर जो स्टाफ है उसने अंदर आना था, और फिर सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी तक आना था जिनको कार्ड इशू किए गए थे। उसके बावजूद जो गैर मुतलका लोग हैं वो किस तरह ऐवान में पहुंचे हैं, वो गैलरी तक किस तरह पहुंचे हैं। फिर आप देखें ना, गेट पर आपने खारदार तारे लगा दी, गेट पर सिक्योरिटी आपकी है, उसके बाद आप फिर किसी का तो मैसेज था ना, बिल्कुल असेंबली की सिक्योरिटी है, उनको किसका मैसेज था कि इस तरह के जो लोग आ रहे हैं उनको आप अंदर आने देना है। आमतौर पर सहाफियों को तो नहीं जाने दिया जाता, लेकिन आम लोग किस तरह जा रहे हैं, इससे ये नजर आ रहा है, इससे इस बात को तकवीयत मिल रही है कि ये मामला सब प्री प्लान था, ये प्लानिंग की गई थी। हाँ, इसको इस तरह का था कि असेंबली का सेशन किस तरह मुलतवी हो, जिस तरह पीटीआई कर रही है कि मैंने हलफ नहीं उठाना, 15 मिनट पहले चलो जी रिजाइन दे दो, मैंने फलां से हलफ नहीं लेना, चलो जी बारी आई 1 घंटा पहले मैंने। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, ये सब करने से कुछ फर्क पड़ा कुछ भी नहीं होना। आप देखें ना, डिले थोड़ा कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप डिले कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होना वही है जो आपके आइन और कानून में। अब आप अपने जलसे करें और लोगों को बताएं कि आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, पहली हुकूमतों ने क्या किया, आपने क्या किया, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली आपका राइट है, ये करें, लेकिन इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो शहर में एक बहुत बड़ा मसला जो कि अब लोगों के लिए वबाले जान बनता जा रहा है, गैर इलानिया लोड शेडिंग। ऑलरेडी लोग रोज़े रख रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, लेकिन बारिश की भी प्रेडिक्शन है आज की। हम अपनी खबर की तरफ आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में कहेंगे। और अब जो शहर में बहुत बड़ा मसला है जी, कल संडे था और कल भी यही इशू रहा, लाइट बहुत ज़्यादा जाती रही और बहुत सारे लोग जो ये गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से, और इसके साथ साथ ट्रिपिंग भी हो रही है जी, रोज़ेदारों को शदीद मुश्किलात हैं, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शायद सिप्रा साहब, क्यों हो रही है लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा? देखिए, जो हालात है ना मौजूदा, इसमें तो लग रहा है कि माह जून तक ये सिलसिला इसी तरह जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में ये लोड शेडिंग की सूरत हाल इससे भी गंभीर होगी। उसकी क्या वजूहत हैं कि साबिक दौरे हुकूमत में जो LNG हम इंपोर्ट करते हैं, जो पावर हाउसेस को दी जाती है, वो उस तरह इंपोर्ट नहीं की गई। जो टेंडर किए गए उनको कैंसिल किया गया। जिस फर्म ने उनको लाना था
उन्होंने ये कहा कि हम कौन जिम्मेदार है, किसने देखिए कैंसिल हुकूमत किया? जिम्मेदार है। आप प्लानिंग किसने करनी होती है? आने वाला हर जो मौसम होता है, मौसम सर्मा हो तो आपने गैस जो प्रेशर है उसके साथ फ्राहमी ये किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है। उसको मौसम गर्मा आ रहा है, इसमें जब सबको पता है कि 70% हमारी बिजली की जनरेशन या फर्नेस ऑयल पे है या LNG बेस्ड है, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं होंगी तो मुझे बताएं कि आपके पास 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश की गई है। और वो ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो गुज़श्ता 2 से 3 माह तक मुसलसल बंद होते आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कहीं कोई छोटी ख़राबी है, कहीं तकनीकी ख़राबी है, किसी को LNG नहीं मिल रही, कहीं फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है। मुझे ये बताएं कि ये जब गवर्नमेंट गई है, इसी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी, इनको तो नहीं था मालूम कि हमने जाना है, या तो फिर ठीक है इनको मालूम था कि हम अदम एतमाद आ गई, हमने चले जाना है। लेकिन वो तो 7 मार्च की बात करते हैं कि 7 मार्च को ये सारा खत आया और सारे चीज़ें हुई, उसके बाद मामला हुआ। तो फिर भाई उससे पहले मौसम गर्मा की तैयारी किसने करनी थी? हुकूमत तो चले गई। नहीं, आप देखें अब ये क्या होगा कि मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है कि इसको इस तरह के टेंडर करने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द अज जल्द LNG की इंपोर्ट की जाए और पावर हाउसेस को दी जाए। अदरवाइज जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर इसी तरह चलता रहा तो आपकी जो कुछ इंडस्ट्री है नॉन एक्सपोर्ट, उसको भी गैस की फ्राहमी इसी तरह मुअत्तल रहेगी, कोटा के मुताबिक मिलेगी। CNG को बंद रहेगी, जो आपके पावर हाउसेज हैं उनको पहले बंद है, ये आएगी तो उस वक्त सूरत हाल कुछ क्लियर होगी। और जून तक तवक्को की जा रही है कि LNG इंपोर्ट होगी। अब मौजूदा गवर्नमेंट का मामला है कि मौजूदा गवर्नमेंट किस तरह कामयाब होती है, 1 महीने में 1.5 महीने में मंगवाने में, अगर तो कामयाब हो जाती है। टाइम भी गवर्नमेंट के पास इतना ही है, इतना ही है, जितना भी है, तो ये हालात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज ये लोड शेडिंग बढ़ेगी। अब लोड हमारा बढ़ना है, अभी तो लेस्को 4300 मेगावाट पे है। बता दें, अगर लोड शेडिंग बढ़ेगी, हमने तो चले लोड शेडिंग तो एक जगह, हमने तो लोगों की मुश्किलात आसान करनी है ना, सारिफीन की मुश्किलात आसान करनी है। बिल अगर वो पे कर रहे हैं तो उनका राइट है कि उनको पता हो कि एलानिया लोड शेडिंग कर दें ना, टाइमिंग शेड्यूल जारी कर दें। अगर आपकी मुश्किल है, आप लोगों के लिए तो मुश्किल ना क्रिएट करें ना। जो अब लाइट चली जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग से पानी भी नहीं होता, हाथ पे हाथ धरे सभी लोग बैठे रहते हैं। तो देखें, ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक शेड्यूल बनाएं। एग्जैक्टली। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर को पूरे पाकिस्तान से पावर हाउसेज की बिजली उनको मिल रही है, उनको पता है कि डिमांड क्या है और आगे हमने डिस्कोस को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सप्लाई क्या देनी और उनका आगे उनका डिमांड कितनी है। उनको आपसे ने 1-1.5 महीना पहले उनसे डिमांड ले ली थी जी। अच्छा ठीक है, शॉर्टफॉल आ गया। शॉर्टफॉल के बाद देखें कि लेस्को को, मैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेस्को को 700-800 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। आप जो 5-6 घंटे ट्रिपिंग कर रहे हैं, गैर एलानिया तौर पर बंद करवा रहे हैं, आप इसी का शेड्यूल जारी कर दें कि हम 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे, कोई इशू नहीं है, लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे। पता होगा लेकिन आप किसी भी वक्त जब बिजली बंद करेंगे उससे बराह रास्त सारिफ का तो नुकसान होगा, लेकिन कंपनी का अपना नुकसान हो रहा है। इनके अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि जब गैर एलानिया तौर पर बिजली बंद होगी और जब आएगी लोग इस्त्री भी चला लेंगे, आपका वाटर पंप भी चल जाएगा और जितनी एकदम से लोड बनेगा, या ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा या फिर आपका सिस्टम जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब तक शॉर्टफॉल है और नज़र भी आ रहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है, तो अब मेरे ख्याल पावर डिवीजन को ज़्यादा अब इस पर नहीं जाना चाहिएगा हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। शायद सिप्रा साहब पता क्या है, एक और अजियत इस सूरत में भुगतनी पड़ती है कि आप सारा महीना लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त करते रहें, एंड पे जब बिल आपके हाथ में आना है तो वो बिल इतना ज़्यादा, आपको कभी किस्मत में पैसे डाले हुए हैं, एंड आप इस चीज़ से बिलीव करें कि आम लोगों को पता भी नहीं कि क्या क्या चीज़ें ऐड करके उनका बिल इतना ज़्यादा भेज दिया। लोग इधर उधर बिल दिखा रहे होते हैं कि हमने तो इतनी बिजली भी नहीं इस्तेमाल की, हमें बिल इतना क्यों आ गया। अच्छा, अब उसमें इफेक्ट किसका आ रहा है? सबसे ज़्यादा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का आ रहा है। अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 4 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये तक गई है। सही। अब मुझे बताएं कि एक सारिफ है, उसने 200 यूनिट्स अगर इस्तेमाल किए हैं और माह फरवरी में उसने भी 200 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, अभी उसका 200 यूनिट्स का बिल जो है वो 1800-1700 आएगा। लेकिन उस वक्त का जो एडिशन होगा 200 यूनिट्स के साथ 5 रुपये, 1000 रुपये वो उसका बढ़ जाएगा। अब 1700-1800 वाला बिल जो है वो जब 3000 के करीब पहुंचेगा तो उसको तो मामला होगा, तो गरीब आदमी को तो परेशानी होगी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिनका 500, 600, 700 यूनिट तक चलते हैं। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना उनका करंट बिल नहीं है जितने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उनको देना पड़ रहा है। फिर टैक्सीज उस पर जो हैं बिल बहुत सारे लोगों ने अब पढ़ना भी शुरू कर दिया हुआ है।
लोग इसको समझते भी हैं कि बिल पर उनका क्या प्रिंट किया गया है और किस तरह उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका हल नहीं है। इसका हल क्यों नहीं है कि हमारे पास सस्ते पावर हाउसेज ही नहीं है, हमारे पास पन बिजली बहुत कम है, कोई डैम। ये उस वक्त हल होना है जब आप IPP से निकलेंगे, जब आप फर्नेस ऑयल और LNG से निकलेंगे, आपकी सस्ती बिजली बनेगी, तो फिर तो हालात ठीक होंगे। क्योंकि डॉलर के साथ हमने LNG भी लेकर आनी है, डॉलर के साथ ही हमने फर्नेस ऑयल लेके आना है। फिर जो IPPs के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो मुआहदे हैं, वो माशाल्लाह वो ऐसे हैं कि वो बंद भी पड़े रहे हैं तो हुकूमत ने पैसे देने होते हैं। तो फिर इन सारी हालात में कंज्यूमर का कोई नहीं है, कंज्यूमर को बिजली चाहिए, कंज्यूमर से आप बिल लें। अब रिकवरी के मामले में आप बड़े बड़े कनेक्शन मुनक़ता कर देते हैं कि हमने पैसे लेने हैं, लेकिन जब बिजली देना होती है उस वक्त बात की जाती है कि विफाक हमें पैसे दे ही नहीं रही, तो हम क्या करें। तब आपके पास ये मंतव्य तो फिर इस तरह नहीं होता कि आप दोहरा मयार नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में जो CEO हैं लेस्को को, उनको अब आगे बढ़कर मिनिस्ट्री से या नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से बात करनी चाहिए। उनको 600-700 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ रहा है, एक शेड्यूल बना दें। बिल्कुल ऐसे ही आप रात को औकात में एग्जेम्प्ट करें, दिन में शेड्यूल बना दें, या दिन को एग्जेम्प्ट करें, रात में कोई शेड्यूल बना। मेरे ख्याल में दिन में लोड शेडिंग कर लें, रात को एग्जेम्प्ट करें तो हालात बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि सुबह सहरी के बाद लोगों ने उठना होता है। लेकिन इस बुनियाद पर रहें कि हम लोड शेडिंग नहीं कर रहे, हमारी कारकर्दगी आप दिखाते रहे, तो ये नहीं है 150-200 फीडर आपका रोजाना की बुनियाद पर बंद हो रहा है। किस तरह बंद हो रहा है? बिल्कुल ये मामला जो है मेरे ख्याल में रमजानुल मुबारक के बाद मजीद बिगड़ेंगे। रमजानुल मुबारक तक तो कुछ हालात बेहतर हो सकेंगे, लेकिन उसके बाद जब बढ़ेगा, यही 4300 मेगावाट से जब डिमांड 4700-800 मेगावाट जाएगी, शॉर्टफॉल 1000-1200 आ जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली आपको 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। फिर इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा तो फिर ऑल्टरनेट अगर क्या कर सकते हैं, लोग UPS लगवा सकते हैं, उसकी भी अब सकत लोगों में नहीं रही है। इतनी महंगाई है कि इस तरफ भी अगर आप सोचें कि आपने कुछ उसका ऑल्टरनेट हल निकालना है तो वो मुमकिन नहीं है। खैर, क्या किया जा सकता है, अब हालात ऐसे हैं, इनके साथ ही जीना पड़ेगा आपको, और लोड शेडिंग का अजाब फिलहाल तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके बाद जी कुछ हमने सस्ते रमज़ान बाज़ारों की बात करनी है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ रमज़ान बाज़ार और रमज़ान बाज़ारों में अशिया कैसी हैं, ओपन मार्केट में महंगाई की क्या सिचुएशन है, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद आपको शो में एक बार फिर से कहेंगे, जहां पर हमने लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल की बात की। जी, मौसम की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली लोड शेडिंग का अजाब मज़ीद भुगतना पड़ेगा। अभी मौसम की सूरत हाल क्या है, अपना सेगमेंट शामिल करते हैं टुडेज वेदर। मायदा है हमारे साथ। जी मायदा, बताइए आज मौसम कैसा रहेगा शहर का? बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो शहर में जो है इस टाइम खासी गर्मी पड़ रही है। शहर में इस टाइम सूरज का पारा जो है वो फुल हाई है। शहर में इस टाइम मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस टाइम 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस जो है शहर में अच्छी खासी जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे शहरी जो है वो थोड़ा सा इज्तनाब करें गैर ज़रूरी सफ़र से, क्योंकि रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, तो दौरान सफ़र जो है उनको खासी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। तो जो है दौरान सफ़र से, गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। अभी तो फ़िलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 34 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी के साथ जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही है, लेकिन जो हवाएँ चल रही हैं इस टाइम वो भी गर्म देखने में महसूस की जा रही हैं। उसी के साथ बारिशों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी भी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों के आइंदा 24 घंटे में अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए, और ना ही जो है वो आइंदा हफ्ते में भी बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बायस जो है हमारे शहरियों को इसी तरह से जो है वो गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और जो फ़िज़ा हमारी बुरी तरह से आलूदा है वो भी इसी तरह से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो हमारे शहरी जो हैं वो खुद ही एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करें। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ 30% जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बारिशों का होना हमारे शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बारिशें हैं उसके अभी तो जो है वो चांसेस नहीं बताए जा रहे हैं, जिसके बायस गर्मी इसी तरह से रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए जो है वो अफ्तारी के बाद और सहरी से पहले जितना हो सकता है हमारे शहरी पानी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि सारा दिन जितनी गर्मी पड़ती है उससे हमारे। ठीक है जी, थैंक यू मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। अब कुछ बात कर लेते हैं जी रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं।
सस्ते रमज़ान बाज़ार, वो कितने सस्ते हैं वो तो हम आपको हर रोज़ दिखाते ही रहते हैं। लोग परेशानी का इजहार भी करते हैं। संडे को कल लोगों ने रमज़ान बाज़ारों का रुख किया और शहरी चीनी के लिए परेशान नजर आए। शायद सिप्रा साहब, हालात जूं के तूं हैं। पिछले साल भी यही हालात थे, आटा चीनी का शोर मचा था, इस दफ़ा भी यही हालात है। इसका क्या मतलब है? जब हुकूमत थी फिर भी यही हालात थे। बिल्कुल, जब हुकूमत का नहीं पता हवा में मुअल्लिक है फिर भी यही हालात हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें रियासत की ज़िम्मेदारी हुआ करती हैं कि हमने बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह पहुँचानी है। और फिर एक महीना आता है माह मुक़द्दस, जिसमें लोगों की ख़रीदारी ज़्यादा हो जाती है। हर बंदे की कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी सहरी की जाए, अच्छी से अच्छी इफ्तारी की तैयारी की जाए। कम से कम इस महीने के लिए तो कोई तैयारी करके चीनी आपका लीमू देखें 800 रुपये हो जाना मेरे लिए तो, मुझे तो नहीं इतना फ़र्क पड़ता क्योंकि मेरे ससुराल से आ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि 800-850 रुपये किलो के हिसाब से आप लीमू ख़रीदें तो क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हम अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं। अब ये इतनी इस्तेमाल वाली चीज़ है गर्मी में कि आपका लीमू का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आपने 250 से आपके लिए बहुत ज्यादा 250 से आपने रेट उठाया है, 850 तक ले गए और पूछने वाला कोई भी नहीं। अब आपने कहा पूछने वाला कोई नहीं है। राउत साहब की खबर यहाँ पे, जिले अफसरान जो उन्होंने रमजान बाजारों के दौरे किए हैं ना, ये फोटो सेशन इतवार को घर से निकले, घर से निकले, इतवार को जाके विजिट कर लिया है, तस्वीरें बन गई, बैठे मोबाइल की वीडियोस बनवाई और उसके बाद शेयर कर दी। आप उन जो वहाँ पर आए हुए हैं लोग, कस्टमर हैं, जो शहरी हैं, उनसे बात तो करके पूछें। अच्छा इन्होंने विजिट किया है, मेरे साथ चले ना विजिट, मैं बताता हूँ। एक सब्जी फरोश बैठा है, उसने 3 किस्म के रेट्स लगाए हुए हैं। ऐसे ही है, सेम यही। आपने सबसे जो नाकिस क्वालिटी की चीज़ है उस पर सरकारी रेट लगाया हुआ है, उसके बाद को थोड़ी अच्छी है उसका एक और रेट है, उसके बाद जो थोड़ी फाइन है वो उसका एक रेट। मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो रेट्स देती है उस क्या कि वो नाकिस मयार और नाकिस क्वालिटी के लिए देती है कि ये चीज़ आपने फरोख्त करनी है? ये चीज़ें इनको नज़र नहीं आती। आप गए हैं, विजिट किया, उसके बाद वापस चले गए। चीनी 10 रुपये किलो के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर पे बढ़ गई है। मैं अब क्या कहूँ कि वो रियासत मदीना की बातें होती थी तब भी यही हालात थे। और अब जो मौजूदा असल बेसिकली सियासी अदम इस्तेहकाम, उसकी वजह से माह मुक़द्दस में ये सारे मामला। जब सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं था, गुज़िश्ता साल लंबी कतारें लगी थी, चीनी के स्टॉल से चीनी गायब हो रही थी। नहीं तो फिर आप उस गवर्नमेंट से तवक्को कर रहे हैं जिनके अभी भी वज़ीर आला हैं। आप उस गवर्नमेंट से तवक्को कर रहे हैं कि जिन्होंने गुज़श्ता 3 सालों में क्या आवाम को रिलीफ किया, आप उन्हीं से तवक्को कर रही हैं कि माह मुक़द्दस में भी आपके मामलात को कुछ ठीक हो जाएंगे। आप उन लोगों से तवक्को कर रहे हैं कि आलू का रेट 30 रुपए से लेकर आपने 90 रुपए किलो के हिसाब से कर दिया। प्याज जो है वो 15 दिन के अंदर 30 रुपए किलो से उठाकर आपने 90 रुपए किलो कर दिया। ये बता दें, हमारी इंतजामिया भी इंतजामी मामला संभालने में उस वक्त ये संभालती है जब इन पर कोई एहतसाब या इनके ऊपर कोई कड़ा एहतसाब होता है, फिर हो इनकी मॉनिटरिंग करने वाला। उनको पता है कि बुज़दार साहब जब सीएम थे उस वक्त भी कोई हालात नहीं थे। मुझे बताएं कि आज शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं ना, मुझे कभी इम्कान है उनका, या उन्होंने किसी हॉस्पिटल में चले जाना है या किसी बाजार में उन्होंने चले जाना, उन्होंने विजिट करना है। वो हमेशा करते थे बतौर सीएम भी। उसकी क्या वजह होती थी कि हफ्ते में एक विजिट होता था किसी इतवार बाजार या आपके रमजान बाजार का। उसके बाद मामला हर जगह पर ठीक हो जाते थे, कूलर भी लग जाते थे, लाइनें भी ठीक, सफाई भी ठीक, रेट्स भी ठीक। ये सारे कुछ बेसिकली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हेड्स हैं, हेड ऑफ द आपको प्रोविंस हैं, उनका ये काम है इतने बड़े शहर में और शहर में जो हालात आप कहने को तो कह। अच्छा मुझे ये बताएं, इनका बजट बड़ा होगा। एक और आपको बताऊं, रमजान बाजार का आप देखिएगा बजट क्या होगा या इसकी अप्रूवल होगी। इसकी हकीकत ही शायद सिप्रा साहब हमेशा खुल के सामने आ जाती है। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन सिर्फ एंड पे मैं ये कह सकती हूँ कि अफसोस होता है जब वो लोग जो कि रोज़े रख रहे हैं, गरीब लोग हैं, जब रमज़ान बाज़ारों में जाते हैं और कहते हैं कि जी यहाँ पर सस्ता कुछ नहीं है, तो फिर आपने लोगों के लिए जो रिलीफ के और सस्ती अशिया फराहम करने के दावे किए होते हैं उस पर हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब आपका। नाज़रीन, हमने लेनी है एक ब्रेक, हेडलाइंस आप जानिएगा, उसके बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जी। इशू जो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हमें बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि प्लीज़ इस टॉपिक पे बात करें। डायरिया बहुत सारे लोगों को हो रहा है और पेट ख़राब होने की शिकायत बहुत सारे लोग, इक्वली बच्चों बड़ों में जो है ये शिकायत जो है वो हमें सुनने को आ रही है।
अब ऐसा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी रोज़ा खोलते हैं बहुत सारा, एकदम से अगर भूखे रहने के बाद खा लें तब ये इशू हो सकता है। फिर पानी आप साफ पी रहे हैं या नहीं पी रहे, ये भी एक बड़ा मसला है। फिर खाने के बाद आप वॉक वगैरह नहीं कर रहे, मुसलसल एक जगह पे बैठे रहते हैं, तली हुई अगर चीज़ें बैक टू बैक आप खाते जा रहे हैं। रीज़न बहुत सारी लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये रीज़न हो सकती है, ये रीज़न हो सकती है। तो असल वजह क्या है? डायरिया जो इतना ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, रीज़न इसकी क्या है, इसकी एहतियात क्या है, इसके अलामात क्या हैं, किस किस तरह से आपको एहतियात करनी है और ईटिंग हैबिट अपनी माह रमज़ान में क्या रखनी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी जी। डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन, हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट जनरल हॉस्पिटल, और साथ ही साथ अनम मंजूर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, इवन हमें शहर के बड़े हॉस्पिटल्स, हमारे रिपोर्टर्स जहाँ हर रोज़ जाते हैं रिपोर्ट करते हैं, म्यो में, जर्नल में, जिना हॉस्पिटल में डायरिया के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। क्या इशू है इसका? इस तरह है कि अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने रोज़े के इफ्तार करने के बाद लिक्विड इंटेक अपना बढ़ा दिया है। वो लोग जो कि घर में नहीं होते, जो कि घर से बाहर होते हैं, तो किसी रेडी से, किसी ठेले से वो जूस या इस तरह की कुछ चीज़ अफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर जहाँ से वो ले रहे हैं वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है और वो कंटामिनेटेड फ्लूइड ले रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट कोई है, तो उसकी वजह से उन्हें लूज़ मोशन हो जाते हैं। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लूज़ मोशन है, डायरिया है क्या ना। डायरिया की डेफिनेशन ये है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लूज़ वाटरी स्टूल आएँ तो वो डायरिया कहलाएगा। ठीक है। अदरवाइज़ इसके अलावा भी जब हम हाई ऑस्मोटिक फ्लूइड लेंगे, जूसेस लेंगे बहुत ज़्यादा, तो 1 से 2 नॉर्मल स्टूल भी आ जाते हैं इफ्तारी के बाद। उसको हमने डायरिया में नहीं लेना, उसकी शर्त है कि 3 और उससे ज़्यादा एंड लूज़ एंड वाटरी हो, तो फिर हम उसे डायरिया कहेंगे। ठीक है। तो जो हमारे इस गर्म मौसम की वजह से लोग लिक्विड इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं और वहाँ से ले रहे हैं जहाँ पे शायद कोई शीशे का कैबिन नहीं बना होता रेडी के ऊपर, और जो हैंडलर है, फूड हैंडलर है, उसने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, और उसको जो फूड यूज़ कर रहा है जूस बनाने के लिए वो भी उसने साफ़ सुथरी नहीं है। तो फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ओवरऑल हाइजीन, ये सारी इफ़ेक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से डायरिया जो है उसके एपिसोड्स बढ़ गए हैं। सही, तो ये असल में इशू है कि डायरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इशू ये आ रहा है जी। अच्छा अनम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पानी का इस्तेमाल तो हर कोई कहता है कि जी बहुत सारा आपको करना चाहिए। रमज़ान में वैसे जब रोज़ा खोलें तो पानी बहुत ज़्यादा लोग पी लेते हैं। ये इशू तो नहीं है कि आपने खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया, पानी भी आपने एकदम से बहुत ज़्यादा पी लिया, तो इसकी वजह से भी पेट में दर्द भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम बहुत ज़्यादा, एक तो जैसे ही रोज़ा खुलता है हमारी कोशिश होती है पानी जितना ज़्यादा एकदम से पी लें, और उसके बाद मगरिब की नमाज़ से पहले तक जितना मैक्सिमम हम खाना पड़ा है वो भी खा लें, कि पता नहीं नमाज के बाद हमें खाना मिलना है वो जो नहीं मिलना। तो ये जो पानी में लिक्विड की इंटेक और साथ में सॉलिड फूड भी उतना ही ज़्यादा, और सॉलिड में आप देखें हमारे पास क्या होता है इफ्तार में, फ्राइड जितने भी आइटम्स होते हैं, और अगर हमारी जैसे फ्रूट चाट या ऐसी भी कोई चीज़ है तो उसके ऊपर भी हमने स्पाइसेस और हर तरह के जो शुगरी बेवरेजेस, ड्रिंक्स हैं, वो हमने हर तरह के उसमें मसाले और वो चीज़ें डाली होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जब एकदम से आपके फास्टिंग के बाद जाती हैं स्टमक पे तो वो ओवरलोड होता है, तो वो फिर इसी वजह से आपको डायरिया जो है वो हो सकता है। ये रीज़न भी होती है, ये रीज़न भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि डायरिया अलामात भी आपने बता दी, अब इस पे आपको करना क्या है? आपको क्या फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करना? अगर फ्रीक्वेंटली आपको पेट में दर्द रह रहा है, आपको मोशन आ रहे हैं, तो आपको क्या इसके लिए करना है? पहले तो मरीज़ को ये देखना होता है कि उसमें अलामतें क्या ज़ाहिर हो रही हैं अदर दैन डायरिया। ठीक है। अगर वो 3 से ज़्यादा स्टूल पास उसे हो रहे हैं और उसमें नकाहत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, या घर वाले देखते हैं कि वो थोड़ा सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है पेशेंट, तो ये अलामत है डिहाइड्रेशन की। ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन और डायरिया में भी हम अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं। अगर डिहाइड्रेशन है तो फिर तो उसको हॉस्पिटलाइज होना है, हॉस्पिटल में जाना है। अगर उसे डिहाइड्रेशन नहीं है और सिर्फ उसे लूज मोशन आए तो घर में वो ORS ले सकता है। ORS लेने से, फ्लूइड लेने से और हाइजीनिक चीज़ें लेने से बेशतर लोग खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाते हैं। बच्चों बड़ों में इक्वली ORS ही आप रिकमेंड करेंगे? जी, बच्चों और बड़ों दोनों में ही ORS लेंगे। अगर ORS बाज़ार वाला नहीं मिलता तो आम जो नॉर्मल पानी है उसमें चीनी और नमक डाल के उसे घर में भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तो बेशतर लोग लिक्विड लेने से, ORS लेने से घर में सेटल डाउन हो जाएंगे। वो मरीज़ जिनमें डिहाइड्रेशन है और जो मैंने अलामतें बताई हैं डिहाइड्रेशन की, अगर वो ज़ाहिर हो जाती हैं तो फिर उसे अपने करीबी हॉस्पिटल में जाना है और डॉक्टर से रब्ता करना है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी इशू है, बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे रोज़ा अफ्तार किया, कुछ खाया,
पेट में दर्द मुसलसल रहना शुरू हो जाती है? क्या इशू कि जो हम सारा दिन भूखा रहते हैं एकदम से ज़्यादा खा लेते हैं, ये रीज़न होती है क्या? एक्चुअली होता ये है कि जब आप 1 से 2 लीटर फ्लूइड ले लेंगे ऑस्मोटिक लोड बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, साथ आपने ढेर सारे पकौड़े और समोसे भी ले लिए, तो अब जब स्टोमक डिस्टेंड होगा तो उस डिस्टेंशन स्ट्रेच रिसेप्टर इनके अंदर होते हैं, पेन रिसेप्टर नहीं है हमारे विसरास के अंदर ना, तो जब स्ट्रेच होगा तो लोगों को पेन होना शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इस खाना खाएं या पानी पिएं। नमाज से पहले रोज़ा अफ्तार करके 1 से 2 ग्लास लिक्विड लेना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। नमाज़ पढ़ने के बाद ये जो आपने 1 से 2 ग्लास लिक्विड के लिए थे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना, ठीक है, और उसके बाद आपको हल्का फुल्का खाना चाहिए। अच्छा, हल्का फुल्का खाना हम फिर अनम से पूछ लेते हैं कि बेस्ट चीज़ें क्या हैं जो आपको अफ्तारी में इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहे और ये जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं कि मुसलसल पेट दर्द रहता है, ये वाले इशू भी ना हो। इसमें तो ये है कि एक तो जैसे पानी की बात की गई है तो पानी का इस्तेमाल 1 से 2 ग्लास बिल्कुल, और कोशिश करें कि वाटर बॉटल अपने साथ रखें और सब बार सब करके पानी पिए, बजाय इसके कि वो 4 से 5 ग्लास एक साथ पी लें, क्योंकि वो बॉडी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, किडनीज़ के ऊपर भी ओवरलोड आएगा इतना ज़्यादा पानी से। और दूसरी बात, फ्रूट्स का इस्तेमाल जिसमें वाटर कंटेंट थोड़ा अच्छा होता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कोशिश करें। अब तो जी सीज़न का तरबूज आपके पास है, अल्लाह ताला कितनी नेमतें हैं। एग्जैक्टली, यूजुअली हमारे पास इस सीज़न में समर्स में सारे फ्रूट्स ही वही होते हैं जिसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप मतलब फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, तो फिर कोशिश करें उनके साथ पानी का इस्तेमाल कम करें ताकि आपको वो बैलेंस हो जाए आपका फ्लूइड जो है बॉडी का। और साथ में कोशिश करें जितनी हमारे पास फ्राइड जो चीज़ें हैं और स्पाइसी जितना फूड है उसको कम से कम खाएं, और सिंपल फूड रख के खाएं, उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें चीज़ों के साथ, स्पाइसेस के साथ, सिंपल फॉर्म में उसको खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही, सिंपल फॉर्म, जितना आप सिंपल खाना खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाने से या फिर ज़्यादा तेज़ मसाला जात खाने से पेट ख़राब होता है, स्टमक आपका जो है वो इशू करता है? एक्चुअली जो ऑयली चीज़ें हैं, तेज़ मसाले वाली, वो एसिडिटी करना शुरू कर देती हैं, तो जो मरीज़ हैं उन्हें पेट के ऊपर वाले हिस्से में एपिगैस्ट्रिक बर्निंग होना शुरू हो जाती है, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग होती है सीने वाले हिस्से में, तो ये भी एक दर्द का सबब बनती है। अभी आपने तरबूज़ की बात की थी कि तरबूज़ है और तरबूज़ खाना चाहिए, तो आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो मैं कन्वे करना चाहूँगा मरीज़ों को, अगर वो तरबूज़ काटते हैं और वो पानी छोड़ देता है तो ऐसा तरबूज़ बिल्कुल यूज़ ना करें, वो डिकम्पोज हो रहा है ना, ख़राब हो रहा है। अच्छा। वो तरबूज़ जिसको आपने काटा और उसने कोई पानी नहीं छोड़ा तो वो फ्रेश तरबूज़ है। सही। तो हमारे यहाँ पे चूँकि जो बेचने वाला वो तो बेच देगा, और जब वो मरीज़ ऐसा खाएगा तो वो कंटामिनेटेड होता है, वो तरबूज़ ख़राब हो चुका होता है, गल सड़ रहा होता है, वो डायरिया कर देते हैं। तो ऐसा फ्रूट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है जो कि ख़राब हो रहा है, जो पानी ज़्यादा छोड़ रहा है, वो उसकी ख़राबी के। अच्छा, अब तरबूज से रिलेटेड कुछ आई डोंट नो मिथ्स हैं कि रियलिटी है, वो हमने ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाली पेट तरबूज खाएं, बहुत सारे लोग कहते हैं खाली पेट नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी तरबूज खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें अक्सर हम अपने घरों में भी सुनते हैं और मैंने लोगों से भी सुना है अक्सर ये। तो इस पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? हमारे साथ अनम भी मौजूद है, अनम से भी जानेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो अब ये मिथ्स हैं या फिर रियलिटी है कि तरबूज के बाद आपको पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? और इसके साथ साथ अगर आप खाली पेट हैं, बिल्कुल रोज़ा खोलते ही कुछ अफ्तार में अगर आप कुछ फ्रूट हम कह रहे हैं आपको लेना चाहिए, आप तरबूज खा सकते हैं, खाली पेट नहीं खा सकते, खाने के बाद खा सकते हैं, सोने से पहले खा सकते हैं। बहुत सारे लोग खुद ब खुद इस तरह की कुछ ना कुछ बातें बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? इस तरह के तरबूज खाने से पहले भी खाया जा सकता है, खाने के बाद भी खाया जा सकता है, इसका कोई ऐसा नहीं है। हाँ, तरबूज साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो मिथ्स बनी हुई है कि जी तरबूज खाने से हैज़ा हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, अगर खाने के बाद लोग कहते हैं तरबूज के ऊपर से अगर आप पानी पी लें तो फिर पेट खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, वो तभी होगा कि अगर जो तरबूज है वो कंटामिनेटेड है। ठीक है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप तरबूज काटें, अगर वो पानी छोड़ दे तो आपने ऐसे तरबूज का इस्तेमाल नहीं करना। तरबूज वो जो पानी नहीं छोड़ेगा वो फ्रेश तरबूज होगा। ठीक है। तो आप उसे किसी भी टाइम खा सकते हैं। जो लोग जिनमें पेट में दर्द होता है खाना खाने के बाद या तरबूज या फ्रूट खाने के बाद, एक्चुअली यहाँ तो उनको IBS होता है या लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। अच्छा। लैक्टोज इंटॉलरेंस यहाँ जो है IBS की वजह से डिस्टेंशन होना शुरू हो जाती है गट की और पेट दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई चीज़ खाने से पेट में दर्द होती है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसकी तशख़ीस कर सके और उनके अकॉर्डिंगली
उन्हें बता सके क्या ठीक है। ट्रीटमेंट। अनम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम कहते हैं कि जी पानी वो लोग जो कहते हैं बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता, ऑल्टरनेट के तौर पे वो ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की कमी पूरी कर सकते हैं अगर हम तरबूज इस्तेमाल करें तो? बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी ये वाटरी फ्रूट होते हैं, वाटरमेलन या मेलन वगैरह, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो जिन लोगों से खाली पानी नहीं पिया जा रहा होता तो वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप उनको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके और पानी की उनकी जो फ्लूइड इनटेक है वो बैलेंस हो जाए। क्वांटिटी कितनी मैटर करती है? हम अक्सर में जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं खाने पे आते हैं तो बहुत सारा खा लेते हैं, क्या क्वांटिटी भी मैटर करती है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम पानी की अगर बात करते हैं, हम कहते हैं इफ्तार से लेकर सहर तक आपने तकरीबन 1.5 लीटर तक पानी, 1.5 से 2 लीटर पानी आपने पीना है, बट उसको ग्रेजुअल एकदम से नहीं पीना। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि आप पानी को बैलेंस करें अगर फ्रूट्स के साथ, तो तकरीबन हाफ कप या 1.5 कप जो है मैक्सिमम फ्रूट आप खा सकते हैं, जो जैसे वाटरमेलन है या मेलन की अगर हम बात करते हैं, और उसके साथ फिर पानी को आप बैलेंस कर लेते हैं। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये क्या वाज़े तौर पे हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बता दें कि आप पानी बिल्कुल ऊपर से पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं अगर आप तरबूज खा रहे हैं, ये मिथ्स ही हैं? बिल्कुल, पास्चर ने 2000 साल पहले इस थ्योरी को नेगेट कर दिया हुआ है। ठीक है। कि ए बायोजेनेसिस बिल्कुल नहीं है, तो वो तरबूज खाने के बाद पानी पी सकते हैं। बस उन्हें फल खाते हुए ये ख्याल रखना है कि फ्रेश जो फल है ना रोटन ना हो, गला सड़ा ना हो। ठीक है, ठीक तो है। वो पानी पी सकते हैं। पानी पी सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और चीज़ है जी, हम रमज़ान में अक्सर ये होता है कि जब दस्तरखान सजाए, आपके पास फ्राइड चीज़ें भी मौजूद हैं, आपके पास फ्रूट्स भी मौजूद हैं, आपके पास लिक्विड में भी 3-4 चीज़ें मौजूद हैं। अब वो कॉम्बिनेशन तो डॉक्टर साहब इन चीज़ों का कोई नहीं बन रहा होता, लेकिन आपने उस टाइम वो सब कुछ खाना होता है, तो ये डिफरेंट चीज़ें एक टाइम में खाना भी हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है कि आप तरबूज खा रहे हैं साथ ही पकौड़े भी खाना शुरू कर दें। एक्चुअली जब हम कोई चीज़ फैटी फूड लेते हैं और चिकनाई वाली चीज़ें लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारे स्टोमक में ज़्यादा देर स्टे करती हैं, क्योंकि उन्हें हज़म करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब हम फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट को हज़म होने के लिए कम टाइम चाहिए होता है, तो जो स्टोमक है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे अपना ज़्यादा एसिड रिलीज़ करना है या कम रिलीज़ करना है। तो हमें अपने स्टोमक को इम्तहान में नहीं डालना चाहिए, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें फ्रेश फ्रूट लेना चाहिए, हमें रोटी के सालन के साथ खाई जा सकती है। तो एक ही तरह की चीज़ खाएं, ना कि हम उसे मिक्स एक बना देते हैं ना, ऑयली चीज़ें भी, फ्रूट भी, मसालेदार भी, तो ये मिक्स ना करें चीज़ें। अच्छा अनम, मैं आपसे डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं, फ्रूट्स वगैरह वो इस्तेमाल, जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं खासतौर पे तरबूज की, इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट? अगर तो वो उन्होंने रोज़ा रखा है तो उस पर डिपेंड करता है, अदरवाइज़ अगर वो फास्टिंग में नहीं है तो कुछ फ्रूट्स हैं जैसा कि खजूर हो गई, वाटरमेलन हो गया, मैंगो का सीज़न आ गया आ जाएगा, ग्रेप्स है, मेलन है, ये हम डेली बेसिस पे डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं रिकमेंड कर सकते, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो उनको नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो फिर क्योंकि 13-14 घंटे का रोज़ा है, तो उस इतने आवर्स की फास्टिंग के बाद उनकी जो बॉडी है वो हाइपोग्लाइसेमिया में होगी, उनका शुगर लेवल लो हो रहा होता है ऑलरेडी। तो उस केस में अगर तो वो खजूर के साथ रोज़ा खोल रहे हैं तो फिर कोशिश करें फ्रूट को थोड़ा सा गैप देकर लें। ठीक है, क्योंकि खजूर से भी शुगर उनको मिल गई और उसके बाद फ्रूट भी अगर वो खा लेंगे तो वो डबल शुगर हो जाएगी। तो या तो फ्रूट लें या खजूर लें, वो मतलब इस तरह से गैप देकर। ठीक है, आपने इस तरह से मैनेज करनी चीज़ें। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं 3-4 चीज़ें ड्रिंक में हमने रमज़ान में बनाई होती हैं, क्योंकि वो प्यास आप लोगों को इस कदर लोगों को लगी होती है। नींबू पानी अलहदा से बनाया है, दूध अलहदा से बनाया हुआ है, शरबत अलहदा से बनाया हुआ है, ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, क्या ये भी पेट ख़राब होने की वजूहात में से एक है? अगर तो किसी शख्स को तेज़ाबियत होती है तो उसे तो नींबू पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इरिटेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और तेज़ाबियत बढ़ेगी। ऐसे लोगों को दूध सोडा या दूध खाली इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लेन वाटर है वो भी बहुत आइडियल है रोज़ा अफ्तार करते हुए। बॉडी को जो उस टाइम चाहिए होता है वो पानी चाहिए होता है। जब आप उसे दूध सोडा भी लेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा एब्जॉर्ब होने में, ब्लॉटिंग ज़्यादा होगी। तो जो प्लेन वाटर है, सादा पानी है, वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू द नींबू पानी या दूसरे शरबत या दूसरी चीज़ें। किसी भी ड्रिंक से बेहतर यही है कि आप प्लेन वाटर लें। अच्छा जी, प्लेन वाटर का इस्तेमाल भी ख़ास तौर पर आपको अफ्तारी के टाइम कितना करना है? एकदम से पानी ज़्यादा पी के अगर आप कुछ खाएंगे, कितना पानी का इस्तेमाल अफ्तारी के टाइम करना चाहिए ना? 1 से 2 ग्लास नमाज मगरिब की नमाज तक। अगर इससे ज़्यादा पानी एकदम से पीते हैं तो आपका वाटर मास गेन होगा, लोगों का वजन जिससे बॉडी स्वेल फूलना शुरू हो जाएगा। आपका जो एक्सेस वाटर है वो आपका एक तो किडनीज के ऊपर ओवरलोड होगा,
दूसरा वो मसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, तो उनका वेट जो है वो रिड्यूस होने की बजाय गेन होना शुरू हो जाएगा, गेन हो जाए। तो इसीलिए कोशिश करें कि 1 से 2 ग्लास पानी वो भी सिप बाय सिप वक्फा देकर लें। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद अगेन आपने जो पानी अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो इसी तरह से सिप बाय सिप फिर आप सहरी तक। अच्छा सहरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पूछना कि डॉक्टर साहब हम क्योंकि डायरिया से रिलेटेड, पेट दर्द से रिलेटेड बात करें, खाना खाते ही फ़ौरन लोग सो जाते हैं सहरी करते ही, कितना गैप आपका होना चाहिए? और खाते ही अगर किसी को पेट में दर्द की शिकायत है तो क्या करना चाहिए? आप रोज़ा रख लेते हैं, उसके बाद तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होती कि आप कोई मेडिसिन वगैरह भी ले लें। अच्छा, जब सहरी करते हैं या अफ्तारी करते हैं तो कम से कम 1 घंटा दुनिया वो देना चाहिए, उसके बाद सोना चाहिए। अगर सहरी करते ही फ़ौरन सो जाएंगे, जैसे लोग हैं जिनको पता है कि अब उन्होंने ऑफिस जाना है, तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है मैं फ़ौरन ही सो जाऊं और ऑफिस के टाइम तक थोड़ी नींद पूरी हो जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू है ना। जब आप फ़ौरन सो जाएंगे तो जो स्टॉमिक है वहाँ से रीगर्जिटेशन होके सांस की नाली में और ऊपर आएगा फ्लूइड ना। हाँ। तो इसलिए फौरी तौर पे सोना तो रिकमेंडेड नहीं है, उसे थोड़ा सा टाइम दें ताकि स्टॉमिक एम्प्टी हो जाए और ये ना हो कि सोते में आपको रीगर्जिटेशन हो और आपका चोक कर जाए, सांस की नाली में लिक्विड चला जाए ना। सही। तो इसलिए 1 घंटे का टाइम कम से कम देना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली लोग डॉक्टर साहब ज़्यादा खा लेते हैं कि पूरा दिन है, आपने ऑफिस जाना है या आपने बाहर निकलना है तो ये ना भूख लग जाए, वो जो एक ये वाली फीलिंग है कि आपने बिल्कुल ज़्यादा खा लेना है, ये भी नुकसानदेह। एक्चुअली लिक्विड इंटेक है, ये जो खाना है डिपेंड करता है पर्सनल एक्टिविटी के ऊपर। अगर हम लिक्विड की बात करें तो हमारा जो लॉस होता है ना अफ्तारी से पहले, वो तकरीबन कुछ 600-700 ml यूरिन होता है और 400-500 ml इनसेंसिबल सांस के जरिए लॉस हो जाता है। ठीक है। 1100-1200 ml का लॉस हमारा हुआ होता है अफ्तारी के टाइम तक। ठीक है। इसको हमने सहरी के टाइम तक पूरा करना है। और जब हम सहरी के टाइम पे होते हैं तो फिर अगेन हमें 12 घंटे गुजारनी है, तो हमें जो ज़रूरत होगी वो तकरीबन जाके 1 लीटर के करीब फ्लूइड की ज़रूरत है। ठीक है। हदीस है ना कि नबी वसल्लम लंबी सहरी किया करते थे। एक्चुअली उसका मकसद ये था जब आप 1 घंटे में इस फ्लूइड को लेंगे तो थोड़ा थोड़ा एक गिलास करके वो हज़म हो जाएगा। अगर आपने आखिरी 15 मिनट में अफ्तारी करनी और 4 से 6 गिलास पी लेने हैं तो वो जाके जो फूड आपने ली होगी उसका और पानी का एक मिक्सचर सा बन जाएगा बीच में, और एसिड फिर ज़्यादा सिक्रीट होगा उसको हज़म करने के लिए, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग भी होगी, एसिडिटी भी होगी और प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो 15 मिनट वाली सहरी छोड़ें, 1 घंटे वाली करें। आप उठें 3 बजे और 4 बजे तक सहरी करें और ऐसा ऐसा अपने सारे। सही। अनम, बेस्ट चीज़ सहरी में क्या है, क्या खाना चाहिए जिससे प्यास भी ना लगे, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो एकदम से ज़्यादा खाएं भी ना लेकिन आपको रोज़ा रख के भूख वाली फीलिंग भी ना आए? आइडियल बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने जो बात की कि हम लास्ट 15-20 मिनट में उठते हैं और उसमें हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जितना हम पानी पी सकें और जितना हम खा सकें, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ नहीं खाना। तो आइडियल तो ये है कि टाइम दें ये और कोशिश करें उठते साथ ही पहले 1 गिलास पानी का पिएँ, 10-15 मिनट का गैप देकर फिर अपना खाना शुरू करें। और इसमें आइडियल ये है कि आप पराठों का इस्तेमाल ना करें, ये ज़्यादा प्यास लगाएगा। सादी रोटी के साथ सालन का इस्तेमाल करें, और सालन भी भुने हुए सालन जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल है वो ना करें, अगेन उससे प्यास ज़्यादा लगेगी। जो शोरबे की तरह के या ग्रेवी वाले कम से कम ऑयल और मिर्चों वाले सालन है वो इस्तेमाल करें। और अगर कुछ लोग सालन नहीं खाते तो वो अंडे का इस्तेमाल भी रोटी के साथ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि चाय का इस्तेमाल ना करें। अगेन कैफ़ीन जो हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल चाय कॉफ़ी का करते हैं वो डिहाइड्रेशन करती है। ठीक है, तो उसकी बजाय योगर्ट का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लें जो आपकी डाइजेशन भी अच्छा करेगी और आपको उसमें वाटर कंटेंट अच्छा होता है तो प्यास भी कम से कम लगाएगी। प्यास भी कम से कम लगेगी। डॉक्टर साहब, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखने वालों को मैसेज अपनी पर्सनल हाइजीन का और फूड हाइजीन जो नहीं है उसका बड़ा ख़ास ख्याल रखें। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो एक दफ़ा इन्फेक्ट होते हैं, बेचारे इग्नोर करते हैं, ORS नहीं ले पाते की वजह से कि रोज़ा पूरा कर लें, लिक्विड नहीं ले पाते और वो बेहोश होकर लिथार्जी के साथ हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं तो अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश दी है कि आप रोज़ा अफ्तार कर लें, अपनी जान पे मत खेलें। सही। चलें जी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ये कर सकते हैं। आप अपना रोज़ा जो है, अगर इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। अनम, आप क्या मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो हाथ मतलब इत्तेदाल में रहते हुए खाना खाएं, जितना भी आपने खाना है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी को मेजर करके, पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करके खाएं। और कोशिश करें कि इस रमज़ान में ना एटलीस्ट अपने सराउंडिंग में ज़रूर देखें जिन लोगों के पास खाने को नहीं है इफ्तार में या सहरी में, एटलीस्ट उनके साथ उनका भी ख्याल रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब आप अफ्तारी में बेतहाशा खा लेते हैं,
क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और उस पर फिर आपने इलाज क्या करवाना है वो भी आपके साथ हमने जो है वो शेयर किया। खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में एक बार फिर से। और जी आपकी हेल्थ से जुड़ी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, वो चाहे फिटनेस है, वो फिर चाहे जी आपको बताते रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है सेहत से रिलेटेड तो उसका हल क्या होना चाहिए, तो फिट कैसे रहना है, कौन सी आज की एक्सरसाइज है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हेल्दी टिप में। आज की हेल्दी टिप हमें बताएंगे मुजाहिद, उनकी तरफ हम चलेंगे। ओवर टू यू। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है कार्डियो सेक्शन। कार्डियो सेक्शन से हम अपना फैट बर्न करेंगे, हमारा जो फिटनेस गोल है उसको अचीव करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो चुका है। अगर आपको रोज़ा है तो ये वर्कआउट आप अफ्तारी से 15 से 20 मिनट पहले कर सकते हो। और इसमें चंद एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वो है हाई नी टैप। हाई नी टैप किस तरह करना है? लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 25 ईच 25 ईच। ये हमारा एक सेट होगा। देन हमने करना है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक के लिए आपने करना है ये 1 2 3 4 5। ये भी आपने 50 रेपिटेशन करनी है, इसके भी आपने 4 सेट करने हैं। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हम करेंगे माउंटेन क्लाइंब। माउंटेन क्लाइंब किस तरह करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है माउंटेन क्लाइंब की एक्सरसाइज। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके आपने 20 ईच साइड और 20 ईच साइड करेंगे। जितने रेपिटेशन आप हाई करते जाएंगे आपका कार्डियो उतना ही टफ और इफेक्टिव होता जाएगा। अब करते हैं हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए हम करेंगे बर्पीज़। और बर्पीज़ जो है ये बर्पीज़ जो है बहुत इफेक्टिव और बिगनर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हो। बर्पीज़ के लिए आपने करना है ये फिंगर आपके जो है आपके पाँव की यहाँ पे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। ये वॉक कर तो आपने नीचे जाना है और वापस आपने इसी पोजीशन में आना है 1 2 3 4 5। और इस तरह कर आपने 10 रैप करने हैं। ये था हमारा आज का कार्डियो। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड। जी तो ये थी जी आज की हमारी टिप। आपने ज़रूर ये जो है वो रूटीन में इसको अपने शामिल करना है। हर रोज़ एक एक्सरसाइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपने फीडबैक भी हमें लाजमी देना है। और अगर कोई इससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर हमारे फिटनेस एक्सपर्ट जो हैं वो आपको गाइड करेंगे। सो ये तो थी हमारी हेल्दी टिप। इसके साथ साथ हम टोटके भी आपको बताते रहते हैं कि आप अगर रमज़ान में कुछ तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है या घर को साफ़ सुथरा रखना है या फिर आप बहुत प्यारी अपनी टेबल जो है वो सजाना चाह रहे हैं अफ्तारी के लिए या सहरी के लिए, फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन से फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ्रूट चाट बनाते हैं तो फ्रूट चाट थोड़ी देर बाद ही उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसके लिए टोटका क्या है वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो मैं इरम नईम, होम एक्सपर्ट, आपके सामने आज एक नए टोटके के साथ। आज हम बताएंगे कि सब्जियों फ्रूट को जब हम काटते हैं और जब हम फ्रूट चाट बना रहे होते हैं तो वो काली कैसे हो जाती है और उसमें रंग क्यों बदल जाता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम ख्याल रखने से हम इन मुश्किलात से हम निकल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सेब जब हम काटते हैं तो वो हमेशा डार्क ब्राउन की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। उनको आप एक बॉल में पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और कटे हुए सेब उसमें डालते चले जाएं। इसी तरह आड़ू भी आप जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है वो चीज़ें डार्क होना शुरू हो जाती हैं। प्लस आप अपनी जो छुरी है, नाइफ़ है, वो अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की लें। दूसरी जो लोहे की छुरियाँ होती हैं उनके साथ भी जब फ्रूट काटा जाता है तो वो भी काला हो जाता है। तो इसके अलावा आप जब फ्रूट काट रही हों और उसमें आप लेमन जूस डालें ज़रूर, थोड़ा सा उसमें जूस डालें जिससे वो उसका कलर चेंज नहीं होगा कभी भी और वो उसी तरह फ्रेश और अच्छा रहेगा। अगले 24 घंटों तक भी आप उसको एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख सकते हैं। और जब हम फ्रूट चाट बना रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी भी ज़रूर शामिल करें। उससे उसे एक तो जूसेस उसके पूरे बाहर एक मज़ा देते हैं, दूसरा वो उसकी हेल्प करता है फ्रेश रखने में। तो आज के टोटके में हमने आपको क्या सिखाया, क्या बताया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आपने फ्रूट काटते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें सेब आड़ू डाल दें तो काले नहीं होते।
केले को फ्रेश रखने के लिए फ्रूट चाट में एंड में डालिएगा, उसके ऊपर आप हल्की सी कोटिंग चीनी की कर दें तो वो ख़राब नहीं होता, केला भी रंग नहीं बदलता। इस तरह हमारी फ्रूट चाट फ्रेश और ताज़ी रहेगी 24 घंटे तक। शुक्रिया बहुत बहुत। इरम ने इनको इजाज़त दें। थैंक यू इरम आपा। अब आपने फ्रूट चाट इस तरीके से बनानी है और हमें बताना है कि अब तो आपकी फ्रूट चाट काली नहीं हुई, टेबल पे पड़ी हुई खूबसूरत तो लग रही है। अब हमने आपको टिप बता दी है, आपने हमें बताना है कि जी ये टिप कैसी रही है, टोटका कैसा रहा है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेगमेंट का सिलसिला आगे हम बढ़ाएंगे और प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल रेट्स। अगर आपने मोबाइल खरीदना है, ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल हमारे पास हैं। पहला मोबाइल है जी ओप्पो A15 मोबाइल। कीमत इसकी क्या है जी? 22,999 रुपये। ओप्पो A5 मोबाइल अगर आपने खरीदना है तो ये आप खरीद सकेंगे 27,999 रुपये का। ओप्पो मोबाइल A52 है और इसकी प्राइस है 34,999। और इसके बाद जी ओप्पो A76 मोबाइल है 36,999 रुपये का। तो मोबाइल रेट हमारे पास हो गए कंप्लीट। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद की शॉपिंग आप सभी लोगों ने करनी है और ऑब्वियसली रमज़ान में भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, ईद शॉपिंग पे भी फिर आपने ईदियाँ भी सबको देनी होती हैं जी। तो ईद की शॉपिंग के लिए आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, कम पैसों में अच्छी शॉपिंग कहाँ से होगी, अपना सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। अच्छा जी, सबसे पहले रमज़ान शॉपिंग की बात कर लेते हैं। जो रोज़ों में एशिया इस्तेमाल होती हैं उस पर आपको कारफोर जाना होगा अगर आपने सस्ती चीज़ें लेनी है। तो यहाँ से आपको प्रमोशन पर नेस्ले मिल्क पैक मिलेगा। दूध का इस्तेमाल भी क्योंकि अफ्तारी सहरी दोनों में होता है। रिटेल प्राइस है 2,190 रुपये, प्रमोशन पर है 1,919 रुपये का। इस पर आप बचा सकते हैं 271 रुपये। सबरोसो नगेट्स है, रिटेल प्राइस 720 रुपीज़ है, प्रमोशन पर 449 सेव होंगे, इस पर आपके बचत होगी 271 रुपये। करशी जामे शीरी 800 ml पैक है, रिटेल प्राइस 290 रुपीज़, 290, प्रमोशन पर 245 यानी 45 रुपीज़, इस पर भी आपके बच जाएंगे। डालडा कुकिंग ऑयल है 1 लीटर और इसमें 5 पैक हैं जी। रिटेल प्राइस है 2,319, प्रमोशन पर मिलेगा 2,472 रुपये में, आपके 153 रुपये इस पर भी बच जाएंगे। अब जी रमज़ान की शॉपिंग आपकी हम साथ साथ बता रहे हैं सस्ती कहाँ से हो सकती है, तो ईद की भी बताना भी ज़रूरी है। अगर आपने कपड़े खरीदने हैं तो ऑफ कहाँ लगी है? गुल अहमद पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी अप टू 50% ऑफ है। शूज़ खरीदने हैं, स्टाइलों पे आप जा सकते हैं अप टू 20% ऑफ। तो अब हमने जाना है रमज़ान बाज़ार की तरफ, जहाँ पर सस्ती अशिया कहा जा रहा है कि आपने अगर ख़रीदनी है तो मौजूद होंगी। उमर डार है रमज़ान बाज़ार में। जी उमर, ओवर टू यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादमान रमज़ान बाज़ार में। अगर बात की जाए यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतज़ामात की, तो जो रमज़ान बाज़ार का दाहरी जो दरवाज़ा है, जो दाहरी हिस्सा है, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकारों को भी तैनात किया गया है, पुलिस की नफरी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे सस्ता आटा है उसका स्टॉल लगाया गया है। जो मार्केट में जो 10 किलो का तोड़ा है आटे का वो 550 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। यहाँ पर जो रियायती कीमत है वो 450 रुपये का तोड़ा मिल रहा है। इसके अलावा जो है चीनी, यहाँ पे सस्ती चीनी भी मुहैया की जा रही है शहरियों को। जो ओपन मार्केट में चीनी का रेट है वो 90 रुपये फ़ी किलो है, यहाँ पे जो है 80 रुपये फ़ी किलो में जो है चीनी फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जो यहाँ पे खरीदारों के लिए और शहरियों के लिए रेस्क्यू 112 के भी स्टॉल यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए जो LWMC का जो अमला है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे फलों, सब्जियों
और जो दीगर अशिया हुर्दो नोश हैं उसके स्टॉल्स लगाए गए हैं, कोल्ड ड्रिंक जो मशरूबात हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है उसका क़याम किया गया है, जिस पे जो 13 अशिया हुर्दो नोश हैं उन पे खसूसी सब्सिडी दी गई है। अगर मैं कुछ जो अशिया हैं उनके रेट्स के बारे में बताऊं तो प्याज का जो ओपन मार्केट रेट है वो 63 रुपये फ़ी किलो है, जबकि यहाँ पे 20 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। इसके अलावा जो भिंडी है 174 रुपये उसका जो ओपन मार्केट रेट है यहाँ पे 93 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा दाल चना 150 रुपये ओपन मार्केट रेट है, यहाँ पे 101 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। लीमू का जो आजकल काफ़ी महंगा हुआ है 290 रुपये फ़ी किलो में मार्केट से मिल रहा है, और यहाँ पे जो है 217 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये है फेयर प्राइस जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप। यहाँ पे जो है शहरी खरीदारी के लिए कतारें बनाए खड़े हैं। जैसे जैसे अब वक्त गुजरेगा यहाँ पे रश में इजाफा होगा, खरीदारों की तादाद में इजाफा होगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा बताइएगा, आप खरीदारी करने आए हैं, यहाँ के मयार से, कीमतों से मुतमईन हैं आप? जी बिल्कुल मुतमिन है, कीमतें भी रायती कीमतें हैं और म्यार भी अच्छा है चीज़ों का, और दूसरा इंतजामात भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल उमर हमें बता रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।